तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ट्रेपिडेंट। दोस्तों ट्रेपिडेंट का मतलब होता है भयभीत या फिर कांपता हुआ, यानी कि ट्रेपिडेंट का मतलब होता है अंदर से डरा हुआ, नर्वस या फिर एंग्शियस फील करना। खासकर जब आगे कोई अनसर्टेन या फिर रिस्की सिचुएशन हो तब जो आप फील करते हो, यानी कि थोड़ा सा डर फील करते हो, थोड़ी सी नर्वसनेस आपके अंदर होती है, तो उसे हम ट्रेपिडेंट कहते हैं। ये जो वर्ड है वो फीलिंग को डिस्क्राइब करता है कि जब दिल में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा हिल जाता है, तो उसे हम ट्रेपिडेंट कह सकते हैं। मतलब कि डर के साथ आगे बढ़ना, दैट्स ट्रेपिडेंट। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ट्रेपिडेंट यानी क्या है। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए कि इंटरव्यू से पहले कैंडिडेट का नर्वस फील करना, यानी कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तब आप जब थोड़ा सा नर्वस फील करते हो तो वो फीलिंग ट्रेपिडेंट मूड होता है। या फिर एग्जाम हॉल में एंटर करते वक्त हार्ट बीट का तेज हो जाना, तो वो होता है ट्रेपिडेंट स्टूडेंट, यानी कि उस समय पे जो है वो मतलब कि वो जो स्टूडेंट है वो कैसा है, तो वो थोड़ा डर चुका है या फिर नर्वस फील कर रहा है। या फिर न्यू सिटी में पहली बार रहने का जो डर होता है वो ट्रेपिडेंट फीलिंग होती है। या फिर रिस्की डिसीजन लेने से पहले थोड़ी सी हिचकिचाहट होना, हेजिटेशन होना, तो वो होता है ट्रेपिडेंट स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि ट्रेपिडेंट का मतलब होता है फियरफुल, एंग्शियस या फिर नर्वस, यानी कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ फील करना या फिर थोड़ा सा जो है वो मतलब कि बेचैनी फील करना, घबराहट फील करना, तो उसे हम कह सकते हैं ट्रेपिडेंट। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है फियरफुल, एंग्शियस या फिर नर्वस। दोस्तों फियरफुल का मतलब होता है डरा हुआ होना, भयभीत होना। एंग्शियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेचैन होना। और नर्वसनेस का भी मतलब कि नर्वस का भी सेम मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि घबराया हुआ होना या फिर बेचैनी होना, तो उसे हम नर्वस कह सकते हैं। एंटनी में हमारे पास है कॉन्फिडेंट, काम या फिर फियरलेस। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि यानी कि मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, आत्मसम्मान होता है, या फिर जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब कि हर किसी सिचुएशन को फेस कर सकता है अच्छे से, तो उसे हम कॉन्फिडेंट कह सकते हैं। यानी कि सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है कि आत्मविश्वासी व्यक्ति को हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंट। देन है हमारा काम। काम का मतलब होता है शांत रहना, यानी कि जो बिल्कुल भी घबराता नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता है, जो बिल्कुल शांत रहता है, तो उसे हम काम कह सकते हैं। फियरलेस का मतलब होता है जिसे कोई डर नहीं होता, तो वो होता है फियरलेस। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही फेल्ट ट्रेपिडेंट बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यू रूम बट ही स्टिल गैदर्ड करेज एंड वेंट इनसाइड। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि वो जो है वो मतलब कि इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले, यानी कि जाने से पहले जो है वो बहुत ही डरा हुआ फील कर रहा था, बहुत ही मतलब कि नर्वस फील कर रहा था। लेकिन फिर भी उसने जो है वो मतलब कि कैसे जैसे करके हिम्मत जुटाई और वो अंदर चला ही गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ट्रेपिडेंट यानी क्या है और किस तरह हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेक्यूपरेटिव। दोस्तों रेक्यूपरेटिव का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ करने वाला या फिर पुनः शक्ति देने वाला। यानी कि रेक्यूपरेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो रिकवर होने में मदद करती है, चाहे वो बॉडी हो, माइंड हो या फिर एनर्जी लेवल हो। यानी कि जब कोई एक्टिविटी, इन्वायरमेंट या फिर ट्रीटमेंट हमारी थकान को, बीमारी को या फिर स्ट्रेस के बाद हमें यानी कि ताकत वापस लाने में मदद करती है या फिर हमारी स्ट्रेंथ वापस लाने में हेल्प करती है, तो उसे हम रेक्यूपरेटिव कहते हैं। मतलब कि हीलिंग प्लस एनर्जी रिस्टोर करने वाला इफेक्ट, यानी कि हमारी जो एनर्जी है वो वापस वैसे की वैसे ही लाने वाला जो इफेक्ट होता है, या फिर कोई चीज़ में जो है वो मतलब कि सुधार लाना, उसे स्वस्थ बनाना, हील करना, तो उसे भी हम जो है वो मतलब कि रेक्यूपरेटिव कह सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रॉपर स्लीप के बाद फ्रेश फील करना, यानी कि जब आप बहुत अच्छे से सोते हो उसके बाद जब आप उठोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो नींद जो थी वो रेक्यूपरेटिव थी, यानी कि उसने आपकी एनर्जी जो है वो मतलब कि बढ़ा दी।
या फिर वैकेशन के बाद एनर्जी वापस आना, तो वो होता है रेक्यूपरेटिव ब्रेक। या फिर जो है वो बीमारी के बाद लाइट एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी ताकत बढ़ जाना, स्ट्रेंथ बढ़ जाना, तो वो होता है रेक्यूपरेटिव एक्सरसाइज। या फिर स्ट्रेस के बाद नेचर वॉक से जो है वो मतलब कि आपका दिमाग शांत होना, काम होना, तो वो होता है रेक्यूपरेटिव एक्सपीरियंस। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि रेक्यूपरेटिव का मतलब होता है रेस्टोरेटिव, हेल्पिंग रिकवरी। यानी कि जो चीज़ जो है वो मतलब कि आपको रिकवरी करने में मदद करती है, आपकी खोई हुई एनर्जी वापस लाने में मदद करती है, आपको पहले जैसा बनाती है, तो उसे हम कहेंगे रेक्यूपरेटिव। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है रेस्टोरेटिव, हीलिंग या फिर रिवाइविंग। दोस्तों रेस्टोरेटिव का मतलब होता है पहली जैसी अवस्था में वापस लाना। हीलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार करना, किसी चीज़ को बेहतर बनाना, अच्छी बनाना। और वहीं रिवाइविंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनर्जीवित करना, यानी कि किसी चीज़ में जो है वो मतलब कि जान डालना, किसी बेजान चीज़ को जो है वो जीवित करना, तो उसे हम जो है वो रिवाइविंग कह सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है थका हुआ होना। ड्रेनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का खत्म हो जाना, जैसे बैटरी लो हो जाती है, बैटरी खत्म हो जाती है, तो उस सेंस में हम जो है वो ड्रेनिंग कह सकते हैं। या फिर वीकनिंग का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, बिल्कुल जो है वो नाजुक हो जाना, कमज़ोर हो जाना, तो उसे हम वीकनिंग कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। दोस्तों अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है अ फ्यू डेज ऑफ रेस्ट इन द क्वाइट विलेज हैड अ रेक्यूपरेटिव इफेक्ट ऑन हिज टायर्ड बॉडी एंड माइंड। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ दिनों के रेस्ट की वजह से क्या हुआ, यानी कि कुछ दिनों की वजह से मतलब कि कुछ दिन वो जो है वो मतलब कि गाँव में, क्वाइट गाँव में जो है वो मतलब कि रेस्ट करने गया था, उसकी वजह से उसकी थकी हुई बॉडी और माइंड पे कैसा इफेक्ट हुआ, तो रेक्यूपरेटिव इफेक्ट हुआ। यानी कि उसकी जो खोई हुई एनर्जी थी, जिस तरीके से वो लेजी फील करता था या फिर सुस्त फील करता था, उसकी एनर्जी जो है वो वापस आ चुकी थी। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि रेक्यूपरेटिव यानी क्या है और किस तरह हमें इसका अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोवेस। दोस्तों प्रोवेस का मतलब होता है वीरता या फिर कौशल, यानी कि एक तरीके से आप इसे एबिलिटी कह सकते हो या फिर स्किल कह सकते हो। प्रोवेस का मतलब होता है किसी का एक्सेप्शनल स्किल, स्ट्रेंथ या फिर एबिलिटी, खासकर जब वो स्किल सबको इंप्रेस करती है, तो उसे हम प्रोवेस कह सकते हैं। ये सिर्फ नॉर्मल टैलेंट नहीं होता है, बल्कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लेवल का होता है। मतलब कि जब कोई अपनी एबिलिटी से वाव फैक्टर क्रिएट कर सकता है, तो दैट्स प्रोवेस। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी प्लेयर का ग्राउंड पर जो है वो मतलब कि अमेजिंग परफॉर्मेंस देना, तो वो होता है कि स्पोर्ट में प्रोवेस होना। या फिर कोडर का जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर देना, तो वो होता है टेक्निकल प्रोवेस। या फिर स्पीकर का जो है वो ऑडियंस को परफेक्टली इंगेज करके रखना, तो वो होता है ऑरेटरी प्रोवेस। या फिर फाइटर का बैटल में करेज और स्किल्स दिखाना, तो वो होता है कॉम्बैट प्रोवेस। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोवेस का मतलब होता है एक्सेप्शनल स्किल और एबिलिटी, यानी कि एक तरीके से कौशल, कोई गुण या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि वीरता दिखाना, तो उसे हम कह सकते हैं प्रोवेस। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है स्किल, एबिलिटी या फिर वेलर। दोस्तों स्किल या फिर एबिलिटी का तो मतलब होता है कोई गुण होना, कोई कौशल होना, यानी कि कुछ कर गुजरने की जो है वो एक तरीके से जज्बा होना किसी के अंदर, तो उसे हम स्किल कह सकते हैं। उसकी एबिलिटी कह सकते हैं, ताकत के सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो ये वाला काम कर सकता है, या फिर कोई मतलब कि पर्टिकुलर काम में मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा माहिर है या फिर अच्छा कर सकता है, तो उसे हम स्किल कह सकते हैं या फिर उसकी एबिलिटी कह सकते हैं, यानी कि उसकी ताकत कह सकते हैं। वेलर का मतलब होता है एक तरीके से वीरता या फिर बहादुरी, तो उसे हम वेलर कहेंगे। एंटोनी में हमारे पास है वीकनेस, इनकॉम्पिटेंस या फिर इनएप्टीट्यूड। दोस्तों वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, यानी कि जो व्यक्ति कमजोर होता है, जिसे कुछ नहीं आता, जो कुछ नहीं कर सकता, तो उसे हम वीकनेस कहेंगे, यानी कि एक तरीके से कमजोरी कहेंगे। इनकॉम्पिटेंस या फिर इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है जिसमें कोई गुण नहीं होता है, जिसमें कोई कौशल नहीं होते हैं, यानी कि जिसमें कोई स्किल्स नहीं है बेसिकली, जिसमें कोई एबिलिटी नहीं है कुछ करने की, तो उसे हम इनकॉम्पिटेंस कह सकते हैं या फिर इनएप्टीट्यूड कह सकते हैं ऐसे इंसान को जिसमें कोई स्किल्स नहीं है, जिसमें कोई पावर नहीं है, जिसमें कोई एबिलिटी नहीं है, तो उसे हम कहेंगे इनकॉम्पिटेंस या फिर इनएप्टीट्यूड। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द प्लेयर्स प्रोवेस ऑन द फील्ड हेल्प द टीम विन द मैच। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस तरह से जो है वो प्लेयर ने मैदान में, यानी कि फील्ड में जो है वो अपनी कौशल दिखाया, यानी कि अपनी स्किल्स दिखाई, अपनी वीरता दिखाई, उस तरीके से क्या हुआ, तो टीम को जो है वो मतलब कि जीतने में मदद हुई। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि प्रोवेस यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्लैंजेंट। दोस्तों प्लैंजेंट का मतलब होता है गूंजदार या फिर करुण स्वर वाला, यानी कि प्लैंजेंट का मतलब होता है डीप, लाउड या फिर इमोशनल साउंड जो हमारे दिल को छू जाए, अक्सर थोड़ा सा सैड या फिर हॉन्टिंग फील के साथ। ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर साउंड या फिर वॉइस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि जो रोने की आवाज़ होती है, मॉर्निंग म्यूजिक होता है, या फिर कोई ऐसी साउंड जो अंदर तक मतलब कि गूंजती है या फिर हमारे दिल को छू जाती है, थोड़ी दुख भरी जो आवाज़ होती है या फिर जो साउंड होता है, उसके लिए हम जो है वो प्लैंजेंट का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि सिर्फ लाउड नहीं तो इमोशनली पावरफुल साउंड, तो उसे हम कहेंगे प्लैंजेंट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि जो फ्यूनरल में बजने वाली जो स्लो और हैवी म्यूजिक होती है तो उसे हम प्लैंजेंट म्यूजिक कह सकते हैं। या फिर किसी का दुख भरा रोना जो सुनकर हमारा दिल भी हैवी हो जाता है या फिर मतलब कि हमें भी बुरा लग जाता है, तो उसे हम प्लैंजेंट क्राई कह सकते हैं। या फिर पुरानी मूवी का कोई इमोशनल सीन जहाँ का बैकग्राउंड जो साउंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, दुख भरा होता है, तो उसे हम प्लैंजेंट साउंड कह सकते हैं। या फिर टेम्पल या फिर चर्च बेल की जो डीप और सैड सी आवाज़ होती है तो वो भी प्लैंजेंट बेल होती है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि प्लैंजेंट का मतलब होता है लाउड, डीप एंड इमोशनली मूविंग साउंड, ऑफन सैड, यानी कि जो दुख भरी आवाज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा डीप होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गूंजदार होती है, तो उस तरीके से हम जो है वो प्लैंजेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है रिसाउंडिंग, इकोइंग या फिर मॉर्नफुल। दोस्तों रिसाउंडिंग या फिर इकोइंग का मतलब होता है ऐसी आवाज़ जो गूंजती है, यानी कि जो गूंजदार आवाज़ होती है तो उसे हम रिसाउंडिंग कह सकते हैं या फिर इकोइंग कह सकते हैं। वही मॉर्नफुल का मतलब होता है जिसमें थोड़ा दुख होता है, यानी कि ऐसी आवाज़ जो थोड़ी दुख भरी होती है तो उसे हम मॉर्नफुल कह सकते हैं। एंटनी में हमारे पास है सॉफ्ट, क्वाइट या फिर म्यूटेड। सॉफ्ट मतलब कि थोड़ी मतलब कि ऐसे नरम आवाज़ जो मतलब कि इतनी ज़्यादा जो है वो मतलब कि दुख भरी नहीं है, ना ही ज़्यादा खुशी वाली है, मतलब कि मॉडरेट लेवल की जो आवाज़ होती है तो उसे हम सॉफ्ट म्यूज़िक कह सकते हैं। जो साइलेंट, जिसे हम साइलेंट भी कहते हैं यूजुअली, तो वो होता है सॉफ्ट म्यूज़िक। या फिर क्वाइट या फिर म्यूटेड का मतलब होता है बिल्कुल मतलब कि एक तरीके से शांत होना या फिर चुप होना, तो उसे हम क्वाइट या फिर म्यूटेड कह सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द प्लैंजेंट साउंड ऑफ द बेल इकोड थ्रू द साइलेंट स्ट्रीट। यानी कि यहाँ पर भी ये बताया गया है कि जो बेल की जो प्लैंजेंट साउंड था, यानी कि जो बेल थी उसका साउंड कैसा था, तो बहुत ही डीप था, बहुत ही हैवी था, बहुत ही साइलेंट तरीके का साउंड था, यानी कि एक तरीके से मॉर्नफुल साउंड था। जो जो मतलब कि वो साउंड पूरे रास्ते में, यानी कि जो साइलेंट स्ट्रीट थी, जो शांत मतलब कि एक सड़क थी, वहां से जो है वो गूंज रहा था वैसा साउंड। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि प्लैंजेंट यानी क्या है और किस तरह हमें इसका यूज करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसेंशन। दोस्तों डिसेंशन का मतलब होता है मतभेद या फिर फूट, यानी कि डिसेंशन का मतलब होता है ग्रुप के अंदर डिसएग्रीमेंट होना, कन्फ्लिक्ट होना या फिर ओपिनियंस का टकराव होना जो धीरे धीरे यूनिटी को तोड़ने लगता है, यानी कि जो धीरे धीरे जो मतलब कि यूनिटी को क्या करता है, तो बर्बाद करता है या फिर तोड़ने लगता है। ये जो है वो सिर्फ एक नॉर्मल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है, बल्कि अंदर ही अंदर चलने वाली लड़ाई होती है या फिर बहुत ही बड़ा टेंशन होता है। मतलब कि इंटरनल डिवीजन और अनरेस्ट, दैट्स डिसेंशन। यानी कि एक तरीके से आपसी मतलब कि लोगों में या फिर ग्रुप में कह सकते हैं, कंपनी में कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कह सकते हैं, लोगों के बीच में बेसिकली जब भी मतभेद होता है, फूट होती है, अलगाव होता है, तो उसे हम कह सकते हैं डिसेंशन। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि टीम मेंबर्स के बीच में प्लानिंग पर झगड़ा हो जाना, तो वो होता है डिसेंशन इन द टीम। या फिर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है वो लीडर्स का कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, यानी कि उनके बीच झगड़ा हो जाना या फिर जो है वो मतलब कि आर्ग्यूमेंट हो जाना, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल डिसेंशन। या फिर फैमिली में जो प्रॉपर्टी को लेकर हमेशा झगड़ा होता रहता है या फिर जो टेंशन होती है, ऑनगोइंग टेंशन, तो उसे हम फैमिली डिसेंशन कह सकते हैं। या फिर कंपनी में मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में क्लैश हो जाना, झगड़ा हो जाना या फिर जो है वो मतलब कि आर्ग्यूमेंट हो जाना, तो उसे हम कहेंगे डिसेंशन एट वर्क प्लेस। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि डिसेंशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट कॉजिंग डिवीजन और कन्फ्लिक्ट, यानी कि ऐसा डिसएग्रीमेंट, यानी कि ऐसी असहमति जिसकी वजह से जो है वो मतलब कि या तो डिवीजन हो जाता है, यानी कि लोग अलग हो जाते हैं, या फिर उनके बीच आर्ग्यूमेंट्स होती है, बहस होती है, झगड़ा होता है, यानी कि एक तरीके से यूनिटी को जो तोड़ने का काम करता है, तो उसे हम कहेंगे डिसेंशन। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
दोस्तों, अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट या फिर डिस्कॉर्ड। दोस्तों, डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है किसी को, मतलब कि किसी चीज़ को अस्वीकार करना, यानी कि जिस चीज़ में आपकी सहमति नहीं होती है तो उसे हम डिसएग्रीमेंट कह सकते हैं। कन्फ्लिक्ट या फिर डिस्कॉर्ड का मतलब होता है एक तरीके से वाद विवाद होना, झगड़ा होना, या फिर जो है वो मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, तो उसे हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिस्कॉर्ड, यानी कि एक तरीके से अलग रहना, अलग हो जाना, डिवाइड हो जाना, तो उसे हम डिस्कॉर्ड भी कह सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है हार्मनी, एग्रीमेंट या फिर यूनिटी। दोस्तों, हार्मनी का मतलब होता है एक तरीके से सामंजस्य की भावना होना, यानी कि भाईचारा होना। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि किसी की बातों से सहमत होना, उसे स्वीकार कर लेना। और यूनिटी का मतलब होता है एकजुट रहना, तो उसे हम कहेंगे यूनिटी। ये सारे हमारे हैं एंटोनिम्स। अब दोस्तों, अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है डिसेंशन अमॉन्ग द टीम मेड इट हार्ड टू प्रोजेक्ट ऑन टाइम। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस तरीके से टीम मेंबर्स के बीच में जो डिसेंशन था, यानी कि जिस तरीके से टीम मेंबर्स के बीच में मतभेद था, उनके बीच में जो फूट थी, उसके वजह से जो है वो प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिसेंशन यानी क्या है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है विट्युपरेशन। दोस्तों, विट्युपरेशन का मतलब होता है कटु आलोचना या फिर गाली गलौज। दोस्तों, विट्युपरेशन का मतलब होता है किसी को बहुत ही हार्श, अब्यूसिव या फिर गुस्से भरे वर्ड्स में क्रिटिसाइज करना, या फिर गाली टाइप लैंग्वेज में अटैक करना उस पर, यानी कि वर्बल तरीके से। ये जो है वो नॉर्मल क्रिटिसिज्म नहीं होता है, बल्कि वर्बल अटैक होता है, जिसमें रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब कि बुरी तरह से किसी पर भड़क जाना, यानी कि भड़क कर बोलना, उसे जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी गंदी लैंग्वेज में कुछ सुनाना, तो उसे हम कह सकते हैं विट्युपरेशन। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि जो पॉलिटिकल डिबेट होती है, उसमें अगर एक लीडर दूसरे लीडर पर भड़क जाता है, उसे बहुत ही हार्श लैंग्वेज में, मतलब कि कुछ ना कुछ बोलते रहता है, तो वो विट्युपरेशन होता है। या फिर रोड रेज में लोगों का एक दूसरे को गंदी लैंग्वेज बोलना, यानी कि गालियां देना, तो वो भी एक तरीके से विट्युपरेशन है। या फिर ऑफिस में किसी का पब्लिक में इंसल्ट करना, तो वो वर्बल विट्युपरेशन होता है। या फिर सोशल मीडिया पर अब्यूजिव कमेंट्स पास करना किसी के लिए, तो वो ऑनलाइन विट्युपरेशन होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि विट्युपरेशन का मतलब होता है हार्श वर्बल अब्यूज या फिर बिटर क्रिटिसिज्म, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो गंदी लैंग्वेज का यूज़ करना, किसी की आलोचना करना, किसी को भला बुरा कहना, उस पर टिप्पणियाँ करना, तो उसे हम जो है वो विट्युपरेशन कह सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है अब्यूज, कंडेमनेशन या फिर इन्वेक्टिव। दोस्तों, अब्यूज का मतलब होता है गालियां देना। कंडेमनेशन का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, निंदा करना, टिप्पणियां करना, उसके बारे में जो है वो मतलब कि भला बुरा कहना, उसे बदनाम करने की कोशिश करना, तो इन सारे सेंस में हम जो है वो कंडेमनेशन का यूज कर सकते हैं। इन्वेक्टिव का मतलब होता है गाली गलौज करना या फिर फटकार लगाना, किसी को डांटना या फिर उस पर भड़क जाना, तो उसे हम इन्वेक्टिव कह सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है प्रेज, अप्रूवल या फिर कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, इन तीनों का मतलब होता है किसी की सराहना करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना। उसकी तारीफ करना मतलब कि बहुत ज़्यादा उसे जो है वो मतलब कि सराहना, बेसिकली उसको सबके सामने अच्छा दिखाना, तो उसे हम कह सकते हैं प्रेज करना, अप्रूवल या फिर कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द स्पीकर फेस्ड वेट्युपरेशन फ्रॉम क्राउड आफ्टर मेकिंग द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो स्पीकर है, यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति था, उसे जो है वो मतलब कि भीड़ से, यानी कि क्राउड से, यानी कि जो भी लोग वहाँ पर उसे सुनने वाले मौजूद थे, उनकी तरफ से उसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज या फिर बहुत ही ज़्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था, यानी कि विवादित टिप्पणी की थी। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि वेट्युपरेशन यानी क्या है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। दोस्तों, इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ट्राइब्यूलेशन। दोस्तों, ट्राइब्यूलेशन का मतलब होता है कष्ट या फिर विपत्ति। यानी कि ट्राइब्यूलेशन का मतलब होता है बहुत ही टफ और पेनफुल पीरियड, जिसमें प्रॉब्लम्स होती है, सफरिंग होती है और इमोशनल या फिर फिजिकल स्ट्रेस होता है। ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग हार्डशिप होती है, जो इंसान को टेस्ट करती है। मतलब कि लाइफ का जो स्ट्रगलिंग फेज होता है, दैट्स ट्राइब्यूलेशन। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि फाइनेंशियल क्राइसिस का जो मतलब कि टाइम होता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, तो उसे हम पीरियड ऑफ ट्राइबुलेशन कह सकते हैं।
या फिर किसी सीरियस इलनेस के दौरान जो फैमिली का टफ टाइम चलता है तो वो भी एक तरीके से ट्राइबुलेशन होता है। या फिर करियर के स्टार्टिंग में जो रिपीटेड फेल्यूअर्स आपको फेस करने पड़ते हैं तो वो भी एक तरीके से ट्राइबुलेशन होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कष्ट वाली या फिर विपत्ति वाली एक तरीके से घड़ी होती है या फिर जो फेज़ होता है तो उसे हम ट्राइबुलेशन कह सकते हैं। या फिर नेचुरल डिज़ास्टर के बाद जो लोगों की सफ़रिंग होती है, यानी कि जिस तरीके से लोग सफ़र करते हैं हर चीज़ के लिए, यानी कि शेल्टर के लिए, फूड के लिए, तो उसे हम कह सकते हैं कि ट्राइबुलेशंस ऑफ लाइफ। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि ट्राइबुलेशन का मतलब होता है सीवियर हार्डशिप और सफरिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना या फिर बहुत यानी कि बुरी सिचुएशन से ग्रसित होना, तो उसे हम कहेंगे ट्राइबुलेशन। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है हार्डशिप, सफरिंग या फिर डिस्ट्रेस। दोस्तों हार्डशिप का मतलब होता है यानी कि बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों भरी सिचुएशन होना। सफरिंग का मतलब होता है किसी पीड़ा से, किसी दुख से या फिर कष्ट से ग्रसित होना। ग्रसित होने को हम सफरिंग कह सकते हैं। डिस्ट्रेस का मतलब होता है एक तरीके से कष्ट होना, विपत्ति होना, कोई आपदा होना, तो उसे हम डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन कह सकते हैं। आइंटनी में हमारे पास है कंफर्ट, ईज या फिर हैप्पीनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा सहज होना, यानी कि लाइफ अच्छे से चलना या फिर हर तरफ खुशी का माहौल होना, हैप्पीनेस होना, तो उसे हम कह सकते हैं कंफर्ट, ईज या फिर हैप्पीनेस। दोस्तों अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी शोड ग्रेट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द ट्राइबुलेशन ऑफ लूजिंग हर जॉब एंड स्टार्टिंग अगेन। यानी कि जिस तरह से उसे जो है वो मतलब कि उसकी जॉब खोनी पड़ी और फिर से उस जॉब को स्टार्ट करना पड़ा, तो उस कष्ट भरे समय के दौरान यानी कि उस ट्राइबुलेशन के दौरान जो है वो उसने बहुत ही ज़्यादा ताकत दिखाई, यानी कि उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, यानी कि उस कष्ट यानी कि विपत्ति के दौरान जो है वो उसने बड़ी ताकत से काम लिया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ट्राइबुलेशन यानी क्या है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है हिलारिटी। दोस्तों हिलारिटी का मतलब होता है अत्यधिक हंसी या फिर खुशी, यानी कि हिलारिटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक, लाउड लाफ्टर और फुल ऑन फन का एटमॉस्फेयर। ये सिर्फ स्माइल या फिर लाइट लाफ्टर नहीं होता है, बल्कि कंट्रोल के बाहर जाकर हंसना या फिर जहाँ पर पूरा ग्रुप इंजॉय कर रहा होता है तो ऐसा मोमेंट होता है, मतलब कि बर्स्ट ऑफ लाफ्टर और मस्ती, तो दैट्स हिलारिटी। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हो और उसके फनीएस्ट सीन पर आप थिएटर में हंस पड़ते हो तो वो हिलारिटी है। या फिर पार्टी में फनी इंसिडेंट के बाद सबका हंसना, यानी कि लोगों का इंजॉय करना, तो वो एक तरीके से जनरल हिलारिटी है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि हिलारिटी का मतलब होता है लाउड जॉय एंड लाफ्टर, ग्रेट अम्यूजमेंट, तो उसे हम कहेंगे हिलारिटी। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है लाफ्टर, अम्यूजमेंट या फिर मेरीमेंट। दोस्तों लाफ्टर या फिर अम्यूजमेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक होना, और मेरीमेंट का भी सेम ही मतलब होता है कि हंसी मजाक वाला माहौल होना, तो उसे हम कहेंगे लाफ्टर, अम्यूजमेंट या फिर मेरीमेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी या फिर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक वाला माहौल होना। वही एंटनी में हमारे पास है सैडनेस, ग्लूम या फिर सीरियसनेस। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि कोई दुख होना, यानी कि एक तरीके से परेशानी होना, कोई आपत्ति होना, दुख होना, बहुत ही ज़्यादा उदास होना, तो उसे हम कह सकते हैं सैडनेस, ग्लूम या फिर सीरियसनेस, यानी कि गंभीरता भी उसे हम कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। दोस्तों अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है देयर वॉज ग्रेट हिलारिटी इन द रूम व्हेन द चाइल्ड टोल्ड अ फनी जोक। यानी कि जब बच्चे ने जो है वो मतलब कि बहुत ही फनी जोक सुनाया तो पूरे कमरे में जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मजाक वाला माहौल था, यानी कि सब लोग हंस रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो इस तरीके से आपको समझ आएगा कि हिलारिटी यानी क्या है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेटिसेंट। दोस्तों रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी या फिर चुप रहने वाला, यानी कि रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला व्यक्ति, यानी कि अपनी बातें इजीली शेयर ना करने वाला, स्पेशली जब फीलिंग्स या फिर पर्सनल मैटर्स की बात हो। ऐसा इंसान जो है वो शाय हो सकता है या फिर बस अपनी प्राइवेट बातों को जो है वो मतलब कि सबके साथ शेयर करना पसंद नहीं करता या फिर प्राइवेट रहना पसंद करता हो, तो ऐसे इंसान को हम रेटिसेंट कह सकते हैं। मतलब कि अंदर की बात अंदर ही रखने वाला व्यक्ति, तो उसे हम कहेंगे रेटिसेंट। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जो बहुत ही रेयरली बोलता है, यानी कि बहुत ही कम बोलता है, कभी कभी बोलता है, तो उसे हम रेटिसेंट स्टूडेंट कह सकते हैं। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी प्रॉब्लम सबको ना बताए,
यानी कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे उसकी प्रॉब्लम्स है, ये सारी बातें जो शेयर नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को हम, यानी कि ऐसे व्यक्ति को नेचर को हम जो है वो मतलब कि रेटिसेंट नेचर कह सकते हैं। या फिर इंटरव्यू में शॉर्ट और लिमिटेड आंसर्स देना, तो वो एक तरीके से रेटिसेंट कैंडिडेट हो सकता है। या फिर फैमिली गैदरिंग्स में यानी कि सब इंजॉय कर रहे हैं और आप जो है वो मतलब कि बिल्कुल चुप बैठे हो, तो वो एक तरीके से रेटिसेंट बिहेवियर होता है। यानी कि आप जो है वो कम बोलना पसंद करते हो, कम सोशलाइज करना पसंद करते हो, तो उसे हम कहेंगे रेटिसेंट। ओके, तो सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि रेटिसेंट का मतलब होता है रिजर्व, नॉट ओपन इन स्पीकिंग, यानी कि जो बोलने में इतना ज़्यादा जो है वो मतलब कि इंटरेस्ट नहीं रखता है, बहुत ही रिजर्व रहता है, यानी कि अपने तक ही सीमित रहता है, तो उसे हम कहेंगे रेटिसेंट। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है रिजर्व, क्वाइट या फिर अनकम्युनिकेटिव। दोस्तों, रिजर्व का मतलब होता है बिल्कुल मतलब कि शांत रहने वाला, अपने में ही सीमित रहने वाला, या फिर अपनी ही धुन में जो है वो मस्त रहने वाला, तो उसे हम रिजर्व कह सकते हैं। यानी कि जो घुलता मिलता नहीं है, तो उसे हम रिजर्व कहेंगे, जो अपने तक ही सीमित रहता है। क्वाइट का मतलब होता है जो चुप रहता है, शांत रहता है, तो उसे हम क्वाइट कह सकते हैं। अनकम्युनिकेटिव का मतलब होता है जिसे बातें करने में ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, जो मतलब कि बातें ना करता हो, कम्युनिकेट ना करता हो, तो उसे हम कह सकते हैं अनकम्युनिकेटिव। दोस्तों, उसी तरह एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है टॉकेटिव, ओपन या फिर एक्सप्रेसिव। दोस्तों, इन तीनों का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बातूनी है, बहुत ही ज़्यादा बात करता है, सोशलाइज करना पसंद करता है, यानी कि ओपन है। ओपन है यानी कि सबसे बातें करता है, सबसे जो है वो घुलता मिलता है, या फिर सबसे जो है वो दोस्ती करता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो टॉकेटिव है, ओपन है, या फिर एक्सप्रेसिव है, यानी कि अपनी बातें बताने वाला व्यक्ति है। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही इज़ रेटिसेंट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ एंड प्रिफर्स नॉट टू शेयर मच विथ अदर्स। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि वो जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा रेटिसेंट है, यानी कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा बातें नहीं करता है, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करता है, और वो ये प्रिफर करता है कि वो लोगों के साथ, यानी कि अदर्स, यानी कि बाकी लोगों के साथ जो है वो ज़्यादा कुछ शेयर ना करे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि रेटिसेंट यानी क्या होता है, और किस तरह हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे आखिरी यानी कि लास्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है नॉयटिक। दोस्तों, नॉयटिक का मतलब होता है बौद्धिक या फिर ज्ञान से संबंधित। यानी कि नॉयटिक का मतलब होता है माइंड, इंटेलेक्ट या फिर थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड। ये जो वर्ड है वो उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग या फिर मेंटल अवेयरनेस से जुड़ी होती है। ये इमोशनल या फिर फिजिकल नहीं, बल्कि प्योरली इंटेलेक्चुअल लेवल की बात होती है। मतलब कि जो चीज़ें दिमाग से रिलेटेड होती है, हमारी बुद्धि से रिलेटेड होती है, या फिर ज्ञान से रिलेटेड होती है, तो दैट्स नॉयटिक। दोस्तों, उसी तरह हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि जो फिलॉसफी या फिर जो लॉजिक वाली बातें होती है, जो डिस्कशंस होते हैं, उसे हम नॉयटिक इंक्वायरी कह सकते हैं। या फिर जो मेडिटेशन होती है, जो हमारी अवेयरनेस को बढ़ाती है, तो वो नॉयटिक एक्सपीरियंस होता है। या फिर डीप थिंकिंग और एनालिसिस, तो वो होता है नॉयटिक प्रोसेस। या फिर नॉलेज गेन करने की जो जर्नी होती है, तो वो होता है नॉयटिक डेवलपमेंट, यानी कि हमारे दिमाग का डेवलपमेंट, हमारे दिमाग का विकास, तो उसे हम कहेंगे नॉयटिक डेवलपमेंट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि नॉयटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू इंटेलेक्ट और थिंकिंग, यानी कि हमारी सोच से रिलेटेड, हमारे दिमाग से रिलेटेड, या फिर हमारी बुद्धि या फिर ज्ञान से रिलेटेड जो भी कोई चीज़ होती है, तो उसे हम नॉयटिक कह सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों, सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है इंटेलेक्चुअल, मेंटल या फिर कॉग्निटिव। दोस्तों, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो हमारी मतलब कि ज्ञान से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तो उसे हम इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं। मेंटल का मतलब होता है जो हमारी माइंड से, यानी कि हमारी बुद्धि से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तो उसे हम मेंटल कह सकते हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है जो हमारी अवेयरनेस से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तो उसे हम कॉग्निटिव कह सकते हैं, यानी कि ये भी एक तरीके से हमारे दिमाग या फिर हमारी सोच से ही रिलेटेड होती है। अब दोस्तों, अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम में हमारे पास है फिजिकल, इमोशनल या फिर बॉडीली, यानी कि जो चीज़ हमारे शरीर से रिलेटेड होती है, यानी कि जो चीज़ शारीरिक है, या फिर हमारी इमोशन से रिलेटेड होती है, यानी कि जो चीज़ इमोशनल है, यानी कि हमारे भावनाओं से रिलेटेड है, तो उसे हम फिजिकल कह सकते हैं, इमोशनल कह सकते हैं, या फिर बॉडीली कह सकते हैं, यानी कि जो चीज़ हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है, लेकिन हमारे ज्ञान या फिर बुद्धि से नहीं जुड़ी हुई है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपोजिट हो चुकी है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि एंटोनिम के तौर पर इन सारे वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं।
दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है मेडिटेशन हेल्प्ड हर इम्प्रूव हर नोएटिक क्लैरिटी एंड थिंक मोर कामली। यानी कि मेडिटेशन की वजह से उसकी जो नोएटिक क्लैरिटी है, यानी कि उसकी जो सोचने की क्लैरिटी है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, और अब वो जो है वो मतलब कि और भी ज़्यादा शांति से सोच सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो है वो मतलब कि समझना है कि नोएटिक यानी क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।